हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू पढ़ाए गए। इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं स्पेसिफाई कर दूं कौन सी बुक, तो 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर 2 है दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके हम करेंगे एमसीक्यूज सॉल्व। हम बहुत सारे नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखने वाले हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि आप लोगों का एक जो एमसीक्यू बेस है वो हो जाएगा अच्छे से क्लियर। इसका स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि एमसीक्यूज मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप हम यहाँ से जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो सब्जेक्टिव का क्या होगा, तो सब्जेक्टिव के लिए आपके पास में हर एक वीडियो अवेलेबल है। और आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जब आप लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे हो तो आपका जो है एक हम बोलेंगे पूरा जो सब्जेक्टिव मैटर है वो आई गेस आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने आपका चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है, अगर एक एक चीज़ नहीं पढ़ी है, तो आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम सिर्फ जो है ना मैम आप जितने एमसीक्यूज बता रहे हो सिर्फ उतने पढ़ लें और उतने से काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बस ये जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए उन्हीं में से उठाकर आपको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इन्हें मोल्ड किया जाएगा, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चेंजेस होंगे, राइट। लेकिन ये क्या है, हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस के, अच्छा एमसीक्यूज आते हैं तो इस काइंड के आ सकते हैं और हमें जो है ऐसे इन्हें सॉल्व करना होता है। तो जब हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कि हमारा जो एक सब्जेक्टिव मैटर है वो कंप्लीट हो गया हो। अगर वो नहीं हुआ होगा तो फिर जो है आप लोगों को दिक्कत होगी आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। तो आई गेस कि आप लोग वो कंप्लीट कर चुके हो, वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीटेड है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी कंप्लीटेड है, तो आई गेस कि वो हो गया आपको कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर पर आए नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये जो बेसिकली चैप्टर है इसमें थ्योरी तो है ही है, लेकिन साथ में इसमें प्रैक्टिकल बेस भी है। ये हम बोलेंगे ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हमारा चैप्टर है वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो जब हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं ना, तो एमसीक्यूज में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब वो ये चीज़ अलग होगी कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके पास में प्रैक्टिकल्स में, लेकिन आपके पास में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जब ऐसे किसी चैप्टर के आप एमसीक्यूज तैयार कर रहे हो ना, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें अपने माइंड में क्लियर रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी है वो नहीं पढ़नी है। ये नहीं सोचना है कि एमसीक्यू है तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल्स को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी मिस्टेक कभी मत करना अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल पार्ट है ना तो उसे भी जो है ना अच्छे से पढ़कर जाना, अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो तो। ठीक है, और अगर उसके अलावा भी अगर आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल भी पता होने चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल्स बिल्कुल जो है बनाए जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज में। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर। अब इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के ये जो एमसीक्यूज है उनको। क्वेश्चन नंबर 1 से हम करते हैं अब अपना स्टार्ट। अब देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है हर एक क्वेश्चन में समझाती जाऊंगी, जहां पर जो चीज जरूरत होगी, जिससे कि आपका जो है एमसीक्यू भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपका जो एक बार चैप्टर है वो फिर से क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है। हु अर्न्स मनी एंड स्पेंड्स देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कौन जो है मनी अर्न करता है और उनकी जो इनकम है वो स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट्स, तो देखो ऑप्शंस में हमारे पास में गिवन है फर्म्स, बिजनेसेस, हाउस होल्ड्स एंड स्कूल्स। अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो चैप्टर है उसके कौन से पार्ट से आया है, तो ये आया है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, राइट। आई गेस कि आप लोग जो इसे आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये जो है आपका कौन से पार्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट इज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब स्टूडेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने कौन कौन से सेक्टर पढ़े हैं, देखो मैं आपको एकदम कोड से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि अगर कोई क्वेश्चन है, ये तो चलो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो थोड़ा सा जो है ना अपने कंसेप्ट को बस आपको जो है वापस रिमाइंड करना होता है, वापस उसे जो है एक बार ध्यान में लाना होता है और
और फिर अपने कंसेप्ट देखने होते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास में होती है फर्म्स, हाउस होल्ड्स, और ये तो टू सेक्टर इकोनॉमी हो गई। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और हमारा हम क्या बोलेंगे फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो ये चार जो है ये हमारे सेक्टर हो गए। ये वाला एफ इज फॉर फर्म्स। ऑलराइट, तो अब इसमें से ही कुछ आंसर होने वाला है हमारा। ऑप्शंस क्या क्या है, फर्म्स, बिजनेसेस, हाउस होल्ड्स एंड स्कूल्स। तो देखो बिजनेसेस और स्कूल्स ये हो गया कैंसिल, अब बचा क्या, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। तो अब फर्म्स और हाउस होल्ड्स का काम क्या है, फर्म्स जो है ये करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, और जो हाउस होल्ड है वो करते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इतनी चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आंसर। यहाँ पर लिखा है स्पेंड्स देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम इनकम को स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कर रहे हैं कंजम्पशन। दैट मीन्स जो हाउस होल्ड्स हैं वो होगा इसका आंसर। दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को। देखो जो हाउस होल्ड्स है वो मनी अर्न करते हैं। हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज किसे देते हैं, फर्म्स को देते हैं, फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं। ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये जो फर्म्स है इन रिटर्न हाउस होल्ड्स को पे करती है इन फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के लिए। तो जो पेमेंट आया है वो क्या हुई, वो हुई अर्निंग किसकी, हाउस होल्ड की। ठीक है, और ये जो अर्न किया हुआ मनी है फिर वो अल्टीमेटली किस चीज में यूज करते हैं, कंजम्पशन में यूज करते हैं। ठीक, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। एकदम ही इजी सा ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन, ₹2000 नोट lying in wallet of Rohini, a student, is an example of dash variable। 2000 का नोट है जो कि रोहिणी के वॉलेट में है। रोहिणी एक स्टूडेंट है, तो ये जो है कि 2000 का नोट रोहिणी के वॉलेट में रखा हुआ है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, स्टॉक, फ्लो, इनकम एंड नन ऑफ दीज। अब देखो स्टूडेंट्स, इनकम, क्या आप बोल सकते हो कि मेरे पास में जितना भी मेरे वॉलेट में मनी है वो मेरी इनकम ही है? क्या वो चीज जरूरी है? नहीं, हो सकता है मुझे किसी ने दी हो, राइट, वो एक ट्रांसफर इनकम भी तो हो सकती है, ट्रांसफर पेमेंट भी तो हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम जो है इनकम उसे नहीं बोलेंगे, ये कहीं से कहीं तक जो है एप्रोप्रिएट नहीं होने वाला है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो फर्स्ट हैंड पर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में बचते हैं दो ऑप्शन हमारे पास में, स्टॉक एंड फ्लो, और एक जो तीसरा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो तब सही होगा जब हम स्टॉक या फ्लो में से बोलेंगे कि इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। तो अब देख लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में, देखो ₹2000 नोट जो है वो रोहिणी के वॉलेट में है। ऑलराइट, अब रोहिणी के वॉलेट में है तो ये चीज मैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूं, या मैं ये बोल रही हूं कि रोहिणी के वॉलेट में पूरे 1 वीक से जो है 2000 का नोट रखा हुआ है, या एक टाइम पीरियड मैंने बता दिया कि इस टाइम से आज तक जो है उसके पास में 2000 का नोट रखा हुआ है। मैंने किस वे में बताया स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपको, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको बोल रही है कि रोहिणी के वॉलेट में 2000 है, वो पुराना जो टाइम पीरियड है वो शो नहीं कर रही है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज है वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है या फ्लो वेरिएबल होता है, सो दैट इज योर स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लो वेरिएबल होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजों को, कि स्टॉक का मतलब क्या होता है और फ्लो का मतलब क्या होता है। अगर ये चीज आपको ध्यान रहेगी ना, तो अगर और कोई भी एग्जाम्पल आपके पास में आ जाए तो आप उसे इजीली आंसर कर सकते हो। ये कोई एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, लेकिन ये एग्जाम्पल हमारे सामने आया तो मैंने जो इसे डिकोड कैसे किया स्टूडेंट, सिर्फ यही कि जो स्टेटमेंट लिखी है उसे एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया कि ये बोल रहा है कि 2000 का नोट रोहिणी के वॉलेट में है, तो है का मतलब क्या हो गया कि हम अभी की बात कर रहे हैं, एंड अभी की बात कर रहे हैं मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर रोहिणी के वॉलेट में 2000 का नोट है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है वो बदल जाती है और कुछ ऐसी होती कि फ्रॉम अ वीक या फ्रॉम
सम टाइम या सम डेज, जितना भी बोल दिया, फ्रॉम 15 days 2000 रुपीज नोट इज लाइंग इन रोहिणीज वॉलेट। तो वो होता है कि हम जो है 15 दिन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरे 15 दिन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, उसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड में ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो तब वो होता हमारा एक फ्लो कंसेप्ट। लेकिन एट प्रेजेंट क्या होगा, ये होगा एक स्टॉक कंसेप्ट, ठीक। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स कॉल्ड रियल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। क्या फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म। हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में क्या है, हाउसहोल्ड से जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फर्म से जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये वाला जो फ्लो होता है ये कौन सा फ्लो है, रियल है या मनी है? सबसे पहले इन दोनों में से डिसाइड करो। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं रियल भी नहीं है मनी भी नहीं है, तो फिर हम जो है सी या डी पर जाएंगे, ठीक है। अब रियल और मनी फ्लो में से हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज दी नेम सजेस्ट मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो का मतलब है ये है हमारे हाउस होल्ड और ये है हमारी फर्म्स, ठीक है। मनी फ्लो का मतलब है कि फर्म्स कर रही है क्या, फैक्टर पेमेंट कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ मनी, और ये जो है ये एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, ठीक है। कौन से एक्सपेंसेस, कंजम्पशन एक्सपेंसेस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां से किया जा रहा है। ये हो गया आपका क्या, मनी फ्लो, की इधर से भी मनी फ्लो हुआ है और इधर से भी क्या हुआ है, मनी फ्लो हुआ है। वहीं हम बात करें किस चीज की स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में गिवन है स्टेटमेंट इसकी, तो ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट, ये बोल रही है कि हाउस होल्ड से फर्म के पास में क्या गए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए हैं, और फर्म्स से हाउस होल्ड के पास में क्या आए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आए हैं, ठीक है। ये चीज आई। अब ये जो पर्टिकुलर है इसमें क्या कहीं से कहीं तक मनी का फ्लो हो रहा है, तो मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो कर रहा है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्लो कर रहे हैं। मतलब कि ये जो अंदर वाला हम सिनेरियो देख रहे हैं ये मनी फ्लो नहीं हो सकता। दैट मीन्स बी ऑप्शन सही नहीं है। जब बी गलत है तो सी भी अपने साथ साथ में उसके साथ में गलत हो ही गया, क्योंकि सी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी। तो जब बी नहीं हो सकता तो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। बचा ए ऑप्शन, क्या रियल फ्लो है ये, तो ये इस पर्टिकुलर फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या हुआ करेक्ट वाला, योर ऑप्शन ए, दैट इज रियल फ्लो। अब इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपको जो है ना इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी पता होना चाहिए। रियल फ्लो का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो ये दोनों नेम्स जो है ये आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, पता होना चाहिए कि मनी फ्लो का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या है और रियल फ्लो का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या है, ठीक। आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एडिशन इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर नोन एज विड्रॉवल्स, लीकेजेस, इंजेक्शंस, बोथ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल सा हमारा ये आंसर है। देखो, एडिशन टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैं मान लू ये है मेरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पर हाउस होल्ड्स ले लिया, यहाँ पर फर्म्स ले लिया, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, फिर वापस ऐसा, तो जो सर्कुलर फ्लो है वो चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि एडिशन हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, मतलब कि ये एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब कि आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें जो है मनी आया है। तो एडिशन जब हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शन ए है विड्रॉल्स। विड्रॉल्स का मतलब क्या होता है, बाहर ले जाना, राइट। विड्रॉल्स का मतलब तो ये होता है ना कि यहाँ पर जो मनी उसे हम बाहर ले गए, है ना। तो विड्रॉल्स नहीं हो सकता बिकॉज हमें ये वाला सिनेरियो बताना है, तो विड्रॉल्स नहीं है पॉसिबल। लीकेजेस, लीकेजेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अगर कोई भी एक चीज है उसमें लीकेज हो गया, एक बलून है उसमें क्या हो गया, लीकेज हो गया, तो जो एयर है वो निकलने लगती है बलून में से। तो अगर मान लो इसमें यहाँ पर हमने बोल दिया लीकेज हो गया, तो अगर लीकेज हुआ है तो यहाँ से जो मनी है वो बाहर फ्लो होने लगेगा, राइट। लीकेज से ऐसा नहीं होगा कि अंदर जाएगा जो मनी है, वो लीकेज से जो मनी है वो बाहर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो जो मनी है वो होने लगा बाहर फ्लो।
क्या ये वाली सिचुएशन सही हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ पर तो अपोजिट चल रहा है कि अंदर जो हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर जो मनी है वो बाहर निकल रहा है, तो ये बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। सी क्या बोल रहा है? इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाया जाता है आपको, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ या कोई भी चीज है आपको इंजेक्शन लगाया गया, ठीक है, तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन के अंदर जो भी आपकी एक मेडिसिन होती है वो आपके अंदर पहुंचाई जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जो है उसे स्प्रेड किया जाता है, राइट। तो वो चीज इंजेक्ट करना मतलब कि आपका जो है जो मनी, अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन करना मतलब कि क्या, कि यहाँ पर जो है मनी को भेजना, तो ये वाली सिचुएशन किस चीज की है? इंजेक्शन की है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपका जो ये है एडिशन इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका एक अल्टरनेटिव नेम क्या है या इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं इंजेक्शंस, ऑलराइट। और डी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी दोनों ही हमारे गलत ऑप्शंस हैं। अब ये जो ऑप्शन है ना आपका डी बोथ ए एंड बी, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि जिससे थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट होगा ना कि ये क्या होगा यार, एडिशन का मतलब क्या होता है, वो मैं 101% श्योर बोल सकती हूँ डी ऑप्शन करेक्ट करके आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी है, तो नहीं दो चीजें लिखी हुई है तो हो सकता है वही सही होगा। ये वाली जो एक थॉट प्रोसेस होती है ना वो चलती ही है, तो इसलिए जो है आप लोगों को आपके जो ऑप्शंस है वो ध्यान से देखने हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो, कुछ सेकेंड्स का टाइम लो, थोड़ा सा जो है ना समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसा बनाकर देख लो कि देखो अच्छा विड्रॉल से ये हो रहा है, इंजेक्शन से ये हो रहा है, तो उससे जो है ना आपकी चीजें आप लोगों को क्लियर रहेंगे और आप जो हो एकदम आपका करेक्ट आंसर ही मार्क कर आओगे, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ लीकेजेस, विड्रॉवल्स, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज व्हाट? इंजेक्शंस। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब बोला गया है इंक्रीज इन कंजम्पशन। मान लो जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक, हाउस होल्ड्स मान लो अर्न कर रहे थे कितना मनी? हाउस होल्ड्स अर्न कर रहे थे इन टोटल 5000 रुपीज। इस 5000 में से पहले वो जो है सेव कर रहे थे 2000 रुपीज को और कंज्यूम कर रहे थे कितना? 3000 रुपीज का, ठीक है। तो दैट मीन्स सेविंग्स जो है वो तो हाउस होल्ड के पास में ही रखी है, ठीक, वो जो सेविंग्स है 2000 की हाउस होल्ड्स ने इस पर्टिकुलर हमारी फ्लो के अंदर पहुंचाई नहीं है, तो वो 2000 तो हाउस होल्ड के पास में रखिए, ये 3000 जो है वो यहां पर होगा, ऑलराइट। अब बोला जा रहा है इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या हुआ? बढ़ गया, तो दैट मीन्स अब ये जो हाउस होल्ड है वो सेव कर रहा है कम। मान लो यहां से हम कर दें -500, अब वो सेव कर रहा है 1500 और यहां पर मैं प्लस कर दूं 500, ठीक है, और वो कंज्यूम कर रहा है 3500 का, तो ये जो 500 है वो यहाँ पर ऐड होने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि वो कंजम्पशन बढ़ा है, तो दैट मीन्स कि वो अमाउंट जो है वो आएगा हमारी इस सर्कुलर फ्लो के अंदर। अब आगे की चीज मैं बाद में देखूं, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन कंजम्पशन से मैं बता सकती हूँ कि क्या चीज हो रही है। तो देखो इंक्रीज इन कंजम्पशन से जो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो बढ़ रही है। मान लो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कंजम्पशन था 3000 का, पहले कंजम्पशन हो रहा था, अब जो है उसमें 500 भी ऐड हो गया, तो कंजम्पशन बढ़ा है, राइट। तो कंजम्पशन बढ़ा है, इसका मतलब कि आपकी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें हो रहा है इंक्रीमेंट, राइट, वो बढ़ रही है। सो दैट मीन्स ये जो 500 है ये क्या हुआ? ये हुआ इंजेक्शन, है ना। लीकेज, विड्रॉल, इंजेक्शन पूछा गया, तो मनी अंदर आया है आपकी सर्कुलर फ्लो के, जस्ट इसके प्रीवियस वाले में पढ़ा, तो वो क्या हुआ? वो हुआ है इंजेक्शन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या समझ में आ गया हमें कि इंजेक्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन कंजम्पशन से आया समझ में। उसके बाद में देखो तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर आएगा तो मनी यहीं पर ही ना। मैंने किसी भी चीज में मनी को इन्वेस्ट किया है तो वो मनी मेरे पास नहीं है, अब वो मनी इकोनॉमी में चला गया है। वो जब इकोनॉमी में चला गया दैट मीन्स कि आपकी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो जैसे
हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर बढ़ने से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाती है, वैसे ही जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मनी आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो ये जो यहाँ पर इकोनॉमी में पूरी इनकम फ्लो हो रही है उसमें जो है उसमें भी आ जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो एक्सपोर्ट्स बढ़े मतलब कि अब जो है हमारे गुड्स फॉरेन में ज्यादा सेल आउट किए जा रहे हैं, तो फॉरेन से जो है मनी भी ज्यादा आएगा, जितने गुड्स हम सेल करेंगे उतना ज्यादा मनी आता जाएगा ना, तो वहां से मनी आ रहा है तो वो हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, हमारी सर्कुलर फ्लो में आएगा, तो आपका जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एडिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो एडिशन है ये किस चीज को रिजल्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये एडिशन रिजल्ट कर रहा है इंजेक्शंस को। ठीक है, या इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं आपके इंजेक्शंस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वाले पर आ जाएं, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, सुपर इजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया था। नाउ आई गेस कि इसे मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं और आप लोग इसके आंसर तक पहुंच गए हो। तो रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो का जो एक और नेम है वो क्या है, दैट इज फिजिकल फ्लो। ठीक है, नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ऑलराइट, फिर इसके आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, which of the following is not included in circular flow within an economy, इनमें से कौन सा है जो कि सर्कुलर फ्लो में नहीं इंक्लूड किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड पूछा है हमसे। ऑप्शंस देख लो, प्रोडक्शन सेक्टर, इंडिविजुअल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आई गेस कि आप लोगों को इसका आंसर पता है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज इंडिविजुअल सेक्टर। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट तो हम सीधा सीधा पढ़ते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन सेक्टर है आपके फर्म्स। ठीक है, इंडिविजुअल सेक्टर नाम की कोई भी सेक्टर हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नहीं देखी जाती है, इसलिए आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिविजुअल सेक्टर, बिकॉज हमसे पूछा गया नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड में आपका जो ऑप्शन बी है ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था उसी में बता दिया था। दोनों ही हमारी स्टॉक फ्लो सबकी मैंने जो है आपको क्या बता दी थी, डेफिनेशन बता दी थी। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है तो वो हो गई आपकी स्टॉक, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता तो वो होता आपका फ्लो। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन द बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो और कैपिटल फ्लो। क्या है क्वेश्चन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन दी बार्टर इकोनॉमी। अब अगर इसमें हो रहा है आपको कोई भी कंफ्यूजन तो इसको जो है ना थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बना दो। क्या फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, तो देखो फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, और एक और कौन सा फ्लो है, अब ऑब्वियस सी चीज है अगर एक साइड से गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है तो जो एक और फ्लो है वो उसके अपोजिट साइड से जा रहा होगा, वो है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज FOP, मैंने उसको लिख दिया है। अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बार्टर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर हम मनी को एक्सचेंज नहीं करते। तो देखो ये जो हमारे पास में सिनेरियो आ रहा है, क्या इसमें कहीं से कहीं तक मनी एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं, और इधर आ जाएगी आपकी फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स ने जो अपने फैक्टर सर्विसेज रेंडर की और फर्म्स ने उन्हें मनी ना देकर क्या किया, पूरा का पूरा जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन था वो हाउस होल्ड्स को दे दी है। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो हाउस होल्ड्स को पकड़ा दिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है मनी का फ्लो नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक। ऑलराइट, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज बार्टर इकोनॉमी, या फिर ऐसे एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, तो ये किस चीज को आपको डिफाइन कर रहा है, इसका जो प्रॉपर हम बोले आंसर है वो क्या है, तो इसे अगर मैं एकदम प्रिसाइजली बोलूंगी, सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज रियल फ्लो।
ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना सर्कुलर फ्लो, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज कर रहा है और इसलिए हम सर्कुलर फ्लो को नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो एक एक्चुअल में आंसर हो सकता है, एकदम प्रिसाइजली जो हम आंसर बोले वो हो सकता है, वो गिवन है, दैट इज रियल फ्लो, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रियल फ्लो वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आई गेस कि ये चीज भी क्लियर हो गई। देखो अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होना तो सिर्फ जो लिखा है उसे अपने वे में, अपने तरीके से जो है ना उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करो, तो चीजें आप लोगों के लिए हो जाती है इजी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड करता है किस चीज की सप्लाई के लिए, गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोथ बी एंड सी एंड नन ऑफ दीज। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर दैट इज फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड से क्या चीज लेते हैं स्टूडेंट्स, डिपेंड कर रहा है, मतलब कि हाउस होल्ड उन्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है ये हुआ आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अ 500 रुपी नोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक जो 500 रुपी नोट है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल सा है भाई, 500 रुपी नोट है तो मैं यही बोलूंगी कि ये 500 का नोट है, ऐसा मैं बोलूंगी फ्रॉम दिस टाइम ये 500 का नोट है, राइट। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया आपका, स्टॉक वेरिएबल, दैट इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। स्टॉक फ्लो, इधर स्टॉक और फ्लो, नीदर स्टॉक नॉर फ्लो पूछा गया, तो अब जो है ना बहुत जो ज्यादा ही स्मार्ट वाले पर्सन होते हैं वो बोलते हैं ईदर स्टॉक और फ्लो, मतलब कि या तो वो स्टॉक भी हो सकता है या फिर वो फ्लो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक भी हो सकता है या फ्लो भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं है स्टूडेंट्स, वो फ्लो नहीं है। तो ये जो भी हो सकता है के कारण जो आपका आंसर है वो हो जाता है गलत, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, स्टॉक वेरिएबल, ठीक। फिर आगे चले और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस, ठीक है। दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें जो है इसमें से आइडेंटिफाई करना है राइट वन को। अब यहाँ पर ये 1 2 लिखा हुआ है, आपके पास में कई बार ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, ये आपकी स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट बी है, ओनली स्टेटमेंट ए इज राइट, स्टेटमेंट बी इज राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इस वे में जो है आपके पास में ऑप्शंस उसके पूछे जाते हैं। तो बस वो मैटर वही है, जो हम बोलेंगे एक उसका कंसेप्ट वही है, बस लिखने का फॉर्म अलग है, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। हमें जो है राइट वन बतानी है। क्या बोला गया है कि जो जीएनपी है उसमें जो इनकम जनरेट करते हैं कौन, फॉरेनर्स हमारी कंट्री में, उसे हम कंसिडरेशन में लेते हैं। स्टूडेंट्स जीएनपी से हमें जो है इसका जो एकदम मिडिल वाला जो टर्म है ना वो लेना है, दैट इज एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नेशनल। और जब हम नेशनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखते हैं, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब कि हम जो है जब भी नेशनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, तो हमारे पास में जो है हम नॉर्मल रेसिडेंट से रिलेटेड लेते हैं। और जब भी हम डी दैट मींस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो फिर हम कौन सा जो कंसेप्ट है वो अपने जो है कैलकुलेशन में हम बोलें कि अपने जो पूरा एक क्वेश्चन है उसमें कंसिडर करते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब होता है तो हम लेते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट मीन्स कि हमारी कंट्री, हमारी टेरिटरी, ये वाली चीज, ठीक है। उसमें चाहे आपके फॉरेनर्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या आपके खुद के सिटीजन कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बस वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। तो अब ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम लेते हैं इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री, जो फॉरेनर्स ने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो फॉरेनर्स हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं क्या, नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट मींस वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज तो जो है वो डोमेस्टिक सिनेरियो से सही लग रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीएनपी की, तो जीएनपी में ये चीज सही नहीं होगी क्योंकि फॉरेनर्स जो है वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो आपका ये वाला होगा क्या, गलत, ठीक है। वहीं हम इसका देख लेते हैं सेकेंड वाली स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट हमें बोल रही है व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी, फिर से वही आया है जीएनपी, ठीक है, इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन इनटू अकाउंट। जो इनकम है जो कि कौन जनरेट कर रहा है,
नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल्स ऑफ अ कंट्री से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स हमें? इससे हमें यह समझ में आया कि नेशनल्स का मतलब हो गया नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। जो हमारे रेसिडेंट हैं, जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट हैं, वो अगर कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं आउटसाइड द कंट्री तो उसे हम करते हैं कंसिडर, जब हम करते हैं जीएनपी की कैलकुलेशन। तो क्या ये चीज सही है? तो देखो ये हुई बिल्कुल सही बात आपकी, ये वाली स्टेटमेंट सही हुई ना, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लिया है? जीएनपी। जीएनपी बोले तो एक काइंड ऑफ नेशनल प्रोडक्ट हो गया। जो बीच वाला एब्रिविएशन है उसे मैंने डिकोड करके बताया कि ये है आपका क्या, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट में हम हमारे जो रेसिडेंट्स है वो चाहे आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या कहीं और की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, वो मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि वो आपके रेसिडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और आपके रेसिडेंट्स मतलब कि जो नेशनल्स लिखा है ये उसी का क्या है, एक सिनोनिम लिखा गया है। तो जो नेशनल्स है हमारी कंट्री के, अगर वो हमारी कंट्री के बाहर भी हैं, आउटसाइड दी कंट्री पे अगर वो रेसाइड कर रहे हैं लेकिन वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसे जो है हम कंसिडर करते हैं जीएनपी की कैलकुलेशन में। ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। तो आपकी जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है वो सही बनती है और जो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज हो गई है आप लोगों को अच्छे से क्लियर कि कैसे जो है हमने इस चीज को समझा और कैसे जो है हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है आंसर, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following are covered under the domestic territory of India? इनमें से क्या है जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? देखो स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ना, इसमें बहुत सारे हमने क्या पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, वो सारे ना आपको ध्यान होने चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर इनकम, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब कुछ आपको, ये जो छोटी छोटी चीज है ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेशनल प्रोडक्ट में आप क्या ले रहे हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या ले रहे हो, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना। स्टॉक फ्लो, क्योंकि जो है ना इनसे आपके एमसीक्यूज बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। आंसर फॉर सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, इन पर रिलेटेड आपसे जो है दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी जो है ना ये चीज बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज उसमें जो है आपके सामने प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, कौन सा नहीं है। आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा आपके नॉर्मल रेसिडेंस होंगे, कौन से नहीं होंगे। आइडेंटिफाई करो कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, कौन सा फाइनल गुड है। तो इस वे में जो है ना आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारे सामने क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें इनमें से क्या कवर किया जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, ठीक, क्या बोला गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है लंदन में सिचुएटेड। पहले हम सब कुछ पढ़ ले फिर हम आंसर करेंगे। बी ऑप्शन है आपका गूगल ऑफिस इन इंडिया। इंडिया में किस चीज का ऑफिस होना? गूगल का। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। टाटा मोटर्स का ऑफिस कहां पर होना? ऑस्ट्रेलिया में। और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का एक जो बेसिक हम बोलेंगे कि हमारा डिस्टिंग्विश करने या उसे आइडेंटिफाई करने का एक जो बेसिक चीज है या एक बेसिक हम बोलेंगे कंसेप्ट हमारा, वो क्या होता है, हमें देखना है ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स, ठीक है। किस चीज पर ध्यान देना है हमें? ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स पर, या हम बोले ज्योग्राफिकल एरिया पर, ठीक। दैट मीन्स हमारी जो आप लोगों ने मैप देखा है ना, तो इंडिया का जो मैप है, ये जो हमारी बाउंड्रीज है, यहाँ पर आप ये ले सकते हो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। उन बाउंड्रीज के अंदर अंदर का क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या आता है? इसके अलावा आता है एम्बेसीज, जो कि कहीं पर भी सिचुएटेड हो, ठीक है। अगर आपकी कंट्री की एम्बेसी है और वो कहीं पर भी सिचुएटेड है तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ठीक। उसके बाद में आता है कुछ आपका एयर वाटर वाली चीज, है ना, जो आपकी शिप्स आप लोग ओन कर रहे हो, मतलब कि जो इंडियन शिप्स हैं, ठीक है, जो ऐसी शिप्स जो कि इंडिया ने ओन की है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। एयरलाइंस के साथ भी सेम केस है। ऐसे जो है एयरप्लेन्स जो कि इंडिया ने ओन की हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो इंटरनेशनल एयर में
जो है वो क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडियन ओशन और ये है तो मतलब कि जो वाटर एरियाज जो कि हमारे अंदर है वो भी किसका पार्ट होगी, इंडिया का पार्ट होगी। तो ये कुछ आते हैं आपके क्या, ये कुछ आते हैं आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के फीचर्स। अब इसके बाद में हमें बताना है इनमें से कि क्या है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। क्या लिखा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें पता है ये इंडिया की बैंक है और ये कहां पर सिचुएटेड है, लंदन में सिचुएटेड है। दैट मीन्स कि ये लंदन की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है या हम बोले लंदन की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर है, राइट। तो ये जब लंदन की बाउंड्री के अंदर है तो दैट सिंपल मीन्स कि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं है, ऑलराइट। अब चाहे वो इंडियन कंपनी है, चाहे वो इंडियन बैंक है, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का तो पार्ट नहीं है ना। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई, वो हो गई लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती तो हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होती, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन ए है ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर नहीं किया जाता। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स रेसिडेंसी की तो हाँ हम बोल सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो चाहे लंदन में सिचुएटेड है लेकिन वो हमारी रेसिडेंट है। ये चीज हमने कैसे बोली, क्योंकि देखो एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इंडिया में है। हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, उसके बाद में उसका जो पूरी फंक्शनिंग है वो इंडिया से चल रही है, उसका जो प्रॉफिट है वो इंडिया में आ रहा है, उसकी जो इनकम जनरेटेड है वो इंडिया की हो रही है, वो इंडिया के नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए वो होती है हमारी नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ऑलराइट। उसके बाद में बोला गया है गूगल ऑफिस इन इंडिया। गूगल का ऑफिस है कहां पर, इंडिया में। अब ये है हमारी क्या, इंडिया की बाउंड्रीज। लेट्स इमेजिन दिस, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी इंडिया की बाउंड्रीज। हमें बोला गया है कि गूगल का जो ऑफिस है वो इंडिया में है। दैट मीन्स गूगल जो है वो आपकी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर आ रहा है। जब मैंने बोला कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर्स इंडिया की है लेकिन वो लंदन में सिचुएटेड है, वो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो फिर जो बी ऑप्शन है दैट इज गूगल का जो ऑफिस है वो इंडिया में है। तो इंडिया में है दैट मीन्स वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर है, ठीक है। और जो चीज हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है चाहे वो हमारी रेसिडेंट हो या ना हो, लेकिन हम उसे जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में करते हैं इंक्लूड, राइट। तो ये जो गूगल ऑफिस है इंडिया में, भले ही उसके हेडक्वार्टर्स बाहर दूसरी कंट्री में है, बट उसका जो ऑफिस इंडिया में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ऑलराइट। एंड ऑफ द डिस्कशन कि ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। अब इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी एक बार पढ़ लो ताकि जो है ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या है, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। टाटा मोटर्स हमें पता है हमारी जो है हमारी यहाँ की इंडस्ट्री है, कंपनी है। तो अगर उसके जो है कोई भी एक ब्रांच या कोई भी एक जो है ऑफिस कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स टाटा मोटर्स का अगर ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। जब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है तो ऑल ऑफ दीज को तो गलत होना ही है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या हुआ, योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गूगल ऑफिस इन इंडिया, ऑलराइट। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इनमें से कौन सी चीज होने वाली है। आई गेस कि ये चीज हो गई है आप लोगों को अच्छे से क्लियर, कोई डाउट नहीं है। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने देखा ना, वैसे आप लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट भी पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स दैट। देखो क्या बोला गया है कि जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है, मोर देन है किसका, मार्केट प्राइस का। दैट मीन्स ये वाली सिचुएशन है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज से रिलेटेड जो है चारों ऑप्शंस हैं।
तो अब फैक्टर कॉस्ट इज मोर देन मार्केट प्राइस, ये चीज हमें बोली गई है। अब देखो स्टूडेंट्स, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये चीज होती है। अब अगर हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आइडियली बात की जाए और अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में, कॉमन केस में अगर हम बोले, तो हमेशा जो है आपकी फैक्टर कॉस्ट कम आती है आपके मार्केट प्राइस से, ठीक है। बिकॉज मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है कि मार्केट में किस प्राइस पर जो है आपके गुड्स सेल किए जा रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट होता है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या हम बोले कि एक जो गुड या सर्विस है उसको प्रोड्यूस करने में जो है कितना कॉस्ट लगा है, वो होता है क्या, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट एक, अगर हम मेजॉरिटी केसेस में बात करें तो कम होती है आपके मार्केट प्राइस से। अब इस चीज को अगर हम बोल रहे हैं कि ये अपोजिट हो गया है, तो क्या हो रहा है, देखो एक सिंपल सी चीज ये समझो कि मार्केट प्राइस हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट मीन्स MP माइनस FC अगर मैं बोलूं तो ये होता है हमारा NIT। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ। हमें जो है फैक्टर कॉस्ट को करना है ज्यादा, तो फैक्टर कॉस्ट को ज्यादा करना है, इट मीन्स कि क्या हो गया, मान लो मैंने बोला 20 ये है, 25 मेरी फैक्टर कॉस्ट है, तो ये हो जाएगी आपकी NIT के इक्वल। तो 20 माइनस 25 हो गया क्या, -5 इज इक्वल्स टू NIT, ठीक है। NIT की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, -5। अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस चीज को मैं यहां से कर देती हूँ स्टूडेंट्स। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ना NIT का, इस चीज को हम लेते हैं यहाँ पर, NIT इज इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज, ठीक। NIT यहां से आई है -5 मेरी, ठीक, -5 आ गई। अब सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स में से एक किसी की भी वैल्यू मैं ऐसे ही डिफाइन कर दूं कि इसकी इतनी है। मान लो मैं बोल रही हूँ इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 10, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मैंने यहाँ पर लिखा 10 और ये आई मेरी क्या, सब्सिडीज एज इट इज। मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है सब्सिडीज को। सब्सिडीज माइनस में है, मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं तो ये प्लस बन जाएगी। सब्सिडीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10, ये इधर -5 है, उसको मैं उधर ले जाऊं, ये बन जाएगा हमारा +5, तो ये आ गई कितनी हमारी 15, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से 10, सब्सिडीज है 15। अगर मैं बोल रही हूँ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस से मेरी जो सब्सिडीज है वो है ज्यादा। मैंने यहाँ पर आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया है, रीजन बीइंग कि कुछ अगर न्यू आया है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अब आप लोग समझ जाओ इस चीज को क्लियरली यहाँ से कि इसका जो है ना, इसको देखकर आप इसका आंसर कर सको। आपको पता है स्टूडेंट्स की नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। उसके बाद में आपका ये जो है फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। तो देखो हम जब करते हैं मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, तो इसका होता है NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट मींस हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं, सॉरी आपके जो फैक्टर कॉस्ट है वो कम होती है ऐसे केस में। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि सब्सिडीज ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स कम है, ठीक। इस चीज को जो है ना, जब आपने आपके अगर जो है प्रैक्टिकल्स अगर आपने प्रॉपर्ली सॉल्व किए हैं तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और अगर प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं किए, अगर उन कंसेप्ट को आपने ढंग से नहीं समझा है, तो जरूर फिर आपको जो है ना इस वजह से एक बहुत से लंबे से प्रोसेस से एक एक चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि MCQs जब कर रहे हो तो ये चीज बिल्कुल आप बैठा लो अपने माइंड में कि आपका जो है ना हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। एक एक छोटे से छोटा कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें समझ में आए कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है 10 और सब्सिडीज क्या है 15 है, राइट। तो अब इससे ये समझ में आया कि सब्सिडीज जो है वो ज्यादा होंगी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो अब जो है इसका रिलेशन देखें, देखो आपका ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर देन सब्सिडीज। हमें चाहिए ऐसा रिलेशन जिसमें हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस देन सब्सिडीज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू सब्सिडी। जब इनडायरेक्ट टैक्स आपकी सब्सिडी के इक्वल होगा तब तो हमारा जो NIT है वही 0 आ जाएगा,
है ना। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि IT is 10 एंड सब्सिडीज आर ऑल्सो 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे केस में आपकी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल होंगे, तो ये वाला सिचुएशन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेस देन सब्सिडीज, ठीक है। तो क्या ये चीज हमने समझी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें जो है सब्सिडीज से कम करना है, तो यस वही चीज है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस देन सब्सिडीज। तो ये जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है। और ऑप्शन डी हमें क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर देन और इक्वल टू सब्सिडीज। तो क्या ये चीज होने वाली है, देखो मोर देन में भी हमने बोला कि ये गलत है, इक्वल में भी हमने बोला कि ये गलत है, तो दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर हुआ योर ऑप्शन सी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस देन सब्सिडीज। ऑल राइट, आई गेस कि ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को अच्छे से क्लियर कि अगर फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस है तो ये क्या चीज हमें डिनोट कर रही है, इसका क्या मतलब हो रहा है। ठीक, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेप्रिसिएशन मींस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बता दो इसमें से आंसर। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन एन अर्थक्वेक एंड क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू कम होती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप उसको उतना यूज कर रहे हो, वो रखी हुई है, तो इस वे में जो है ना उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो, वॉशिंग मशीन, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी। अब वॉशिंग मशीन जो है वो जब आपने न्यू खरीदी और वही चीज आप 4 साल बाद देखोगे तो उसकी जो हम बोलेंगे कि एक उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, राइट। कोई भी आप व्हीकल ले लो, आज आपने कोई एक बाइक खरीदी है और वही आप 2 साल बाद में अगर उसको सेल आउट करने जाओ या 2 साल बाद में जो है आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह करवा रहे हो, बट आपको भी समझ में आ रहा है कि उसकी जो वैल्यू वो कम हो गई है, अब जो है वो नई वाली बाइक नहीं बची। अब हम बोलते हैं यार पुरानी हो गई है तो अब थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी ही, राइट। एक मोबाइल फोन हम लेते हैं, उसको जब हम परचेज करते हैं तो वो बहुत अच्छा चलता है और फिर कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद हम बोलेंगे कि भाई अब तो इसकी जो है ना उम्र हो गई पूरी, अब जो है हमें नया परचेज करना पड़ेगा, अब इसमें उतनी जो है ना कैपेसिटी बची नहीं है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन ही हो रहा है ना इन सारे एसेट्स का। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे जो है ना टाइम पास होता गया वैसे वैसे इनकी जो वैल्यू है वो होती जा रही है कम, ठीक है। तो आपका जो डिप्रिसिएशन है उसका मतलब होता है कि फिक्स जैसे इसमें एसेट में लॉस होना ड्यू टू वेयर एंड टेयर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यार ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्या लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट। एक फायर एक्सीडेंट में प्लांट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है, ये तो पूरा का पूरा जो है ना कोई एक एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से ये चीज हुई है। आपकी वैल्यू क्यों कम हुई है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट या फिर उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो इसकी वजह से हुआ है, वो वेयर एंड टेयर से नहीं हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन एन अर्थक्वेक, तो ये भी डिप्रिसिएशन नहीं। डिप्रिसिएशन का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आप जो हो उसे यूज कर रहे हो नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से। जब ये पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं तो इसमें होती है क्या, जो आपकी वैल्यू है वो होती है कम, ठीक है। क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, तो ये भी क्लियरली जो है डिप्रिसिएशन का मतलब नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के साथ में। द वैल्यू ऑफ एनएनपी एट कंज्यूमर पॉइंट इज कॉल्ड द एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सीधा सीधा हमें ये बोला गया है कि एनएनपी की वैल्यू कंज्यूमर पॉइंट पर, तो जब हम एनएनपी की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जीएनपी और जीएनपी की हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स ये वाले ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं होंगे, राइट। आपका जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ये करेक्ट नहीं होने वाला है। बचा क्या, एनएनपी एट कंज्यूमर पॉइंट। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस अब हमारे पास में दो बचा है। देखो स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर पॉइंट है वो मतलब कि क्या हो गया, वो पर्टिकुलर प्राइस जो कि हम लोग पे करते हैं, है ना। अब हमारे तक जो प्राइस आता है वो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं या फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, तो उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं,
ठीक है। हम लोग जो पे करते हैं वो मार्केट प्राइस होता है, जिसमें कि फैक्टर कॉस्ट तो है ही है एक प्रोडक्ट की, लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या चीजें होती है, जो वेरियस टैक्सेस लगे, उसके बाद में जितनी भी जो है और भी चीजें इंक्लूडेड है वो सब कुछ उसमें आते हैं, राइट। तो हमारे पास जो आता है उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक। तो वो क्या है, वो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और वो फैक्टर कॉस्ट जो है वो होता है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या प्रोड्यूसर के पॉइंट पर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कंज्यूमर पॉइंट पर, तो कंज्यूमर पॉइंट पर कौन सी चीज आने वाली है, NNP एट मार्केट प्राइस। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट इज NNP एट मार्केट प्राइस। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाते हैं। Japanese embassy in India is the part of domestic territory of India, Japan, both A and B international area। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कि अगर इंडिया की एम्बेसी कहीं पर भी दूसरी जगह पर है, दूसरी कंट्री में है, तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरों की जो एम्बेसीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, उनकी एम्बेसीज के साथ में भी सेम प्रोसीजर चलता होगा। जैसे कि जापान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो किसका पार्ट हो जाएगी, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज जापान। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पर। GDP at MP is 1000 rupees and subsidies are 50, then GDP at FC will be। GDP at MP क्या है, 1000 है, और जो सब्सिडीज है वो है आपके 50। तो फिर जो आपका GDP at FC है वो क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होता है, GDP at MP से अगर मुझे GDP at FC पर जाना है तो मैं क्या करूंगी, GDP at MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, GDP at FC, है ना, ये चीज मिलेगी। अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ किस चीज की इंफॉर्मेशन है, सब्सिडीज की इंफॉर्मेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने मान लिया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 0 है, ठीक। यहां पर माइनस था, यहां पर माइनस लिखा। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक। माइनस और माइनस साइन प्लस होता है ना, तो माइनस और माइनस, ये जो बाहर के ब्रैकेट और अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर का जो माइनस है, ये दोनों प्लस हो गए। तो अब हमें करना है प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये 50 यहां पर लिख दो आप, ठीक है। हमें करना है प्लस सब्सिडीज, तो ये 50 हमने लिखा और ये 1000 ऑलरेडी हमारे पास में है, तो ये आया हमारा 1000 प्लस 50, दैट विल गिव यू 1050। 1050 किसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, GDP at FC की वैल्यू बन जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1050, ठीक है। ये मत सोच लेना कि सब्सिडीज गिवन है तो हम उसको माइनस करेंगे और 950 को आप सही आंसर करके आ जाओ, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपरली ऐसे लिख के बताया कि अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो हमने उसे 0 माना है, तो देखो अगर मैं 0 माइनस 50 करूंगी तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, -50 आएगा। फिर वो अंदर वाला माइनस और ये बाहर वाला माइनस प्लस ही बनना है उसको। तो ये जो साइंस है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस की गलती से आपका पूरा का पूरा आंसर बदल सकता है। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है कि आपका ऑप्शन ए 1050 वुड बी द राइट ऑप्शन, और कैसे हुआ है ये भी आप लोगों को क्लियर है। फिर इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is an example of normal residence of India? इनमें से कौन सा है जो कि normal residence of India का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देख लो क्या क्या गिवन है। फॉरेन वर्कर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। देखो इसके जो है ना टर्म्स पकड़ो, क्या बोला गया है, फॉरेन वर्कर। अब फॉरेन वर्कर कहीं पर भी काम करे वो रहेगा फॉरेन वर्कर, हम उसको नाम ही बोल रहे हैं, फॉरेन का वर्कर है वो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी वर्क कर रहा है तो भी वो है तो फॉरेन वर्कर ही ना। हमें बताना है इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में कौन इंक्लूड होगा, तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में हम फॉरेन के वर्कर को नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो फॉरेन का वर्कर है वो तो फॉरेन का नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए वुड बी दी रॉन्ग ऑप्शन।
बी क्या बोल रहा है, अ जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर इन IMF ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। अब यहां पर भी सीधा देखो, एक जो जर्मन है वो वर्क कर रहा है एज अ डायरेक्टर। अब वो वर्क भले ही इंडिया में कर रहा है, लेकिन वो है क्या, वो है तो जर्मन। हमें नॉर्मल रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस लेने होते हैं, हम जो है ना तो फॉरेनर्स को ले रहे हैं ना कोई जर्मन को ले रहे हैं। तो एक जो जर्मन वर्क कर रहा है भले ही इंडिया में, लेकिन वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक, फिर सी ऑप्शन देखो, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में एम्बेसडर आया कहां से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दैट मीन्स वो रेसिडेंट कहां का हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हो गया। हमारा एम्बेसडर थोड़ी ना है वो एम्बेसडर आया है कहीं किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब कि किसी भी एक फॉरेन कंट्री से। तो वो रेसिडेंट कहां का है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ये, तो वो हमारा रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अब देखो सिर्फ लैंग्वेज आपको समझनी है स्टूडेंट्स, यहां पर इन था, इधर पे ऑफ है, यहां पर ऑफ हो गया, यहां पर ऑफ हो गया, ठीक है, सॉरी यहां पर इन हो गया। तो बस ये जो इन और ऑफ का है ना, इसका खेल है। बाकी तो आपको फिर जो है ना इसमें से, इनमें से ही आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो ये जो ऑफ और इन का इंटरप्रिटेशन है ना, ये आपको प्रॉपरली करना होगा। तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इंडिया का एम्बेसडर है, हम बोल रहे हैं किसका एम्बेसडर है, इंडिया का एम्बेसडर है, मतलब कि वो हमारा क्या है, सिटीजन है, हमारा हुआ रेसिडेंट। अब वो कहाँ है ये देख लो, इन दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो एम्बेसडर तो हमारा है ना, रेसिडेंट हमारा है, इसका मतलब कि अब वो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, लेकिन वो रेसिडेंट तो हमारा ही हुआ। तो दैट मीन्स कि जब हम बोल रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर ये जो है आपका एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कि जब हम बता रहे हैं कि इनमें से नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, तो ये तो हो नहीं सकते, बिकॉज ये तीनों में क्या है, फॉरेनर्स आ रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें हमारी कंट्री का कोई पर्सन है जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया, तो वो है तो हमारी कंट्री का पर्सन, वो रहा तो हमारे रेसिडेंट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेस कि अच्छे से ये चीज क्लियर है आपको। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके इक्वल होती है। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा इसका क्वेश्चन है ये तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या है आपका ऑप्शन है, नेशनल इनकम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेशनल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम होती है हमारी NNPAT-FC। अब अगर मैं NNPAT-FC में से NIT को कर दूं माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, NIT से तो जो है आपका ये फैक्टर कॉस्ट जो है ये मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं हम। NIT जो है वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। तो जब ये ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट है, तो इसमें से मैं NIT को माइनस तो कर ही नहीं सकती हूँ, NIT मुझे प्लस करना होगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सब्सिडीज और वो वाला सिस्टम हो, तो इसलिए कुछ किया हो। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात हमें ये समझ में आई कि ये NFIA का तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में नेशनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब वही NNPAT-FC माइनस NIT कर दूं मैं, तो वो भी जो है ये आपकी NFIA पर हम लोग नहीं जाएंगे। फिर नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, NNPAT-FC, और इसमें से मुझे माइनस करना है डोमेस्टिक इनकम, जो कि क्या होती है, NDPAT-FC। ठीक, और इसके अलावा जो मेरा लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम है आपकी NDPAT-FC माइनस नेशनल इनकम क्या है, NNPAT-FC। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब हमें इतना तो पता है कि नेशनल माइनस डोमेस्टिक करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें मिलती है ना। ये आपका N है और ये आपका D है। ये आप चारों में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये N और D का ही डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा हमारा एज इट इज सेम है। तो जब हमें नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना हो, तो हम लेते हैं क्या, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब स्टूडेंट सिंपल सी चीज है कि नेशनल हमारा बड़ा कंसेप्ट है, डोमेस्टिक बड़ा कंसेप्ट है। देखो डोमेस्टिक में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, मान लो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो सिर्फ ये आ रही है, लेकिन नेशनल इनकम में क्या आ रही है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी तो आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है
वो भी हम करते हैं इंक्लूड, है ना। तो इसका मतलब कि आपका जो नेशनल वाला कंसेप्ट है वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू योर डोमेस्टिक कंसेप्ट। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हम जो है नेशनल माइनस डोमेस्टिक करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। ऑल राइट, इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट एंड रियल नेशनल इनकम। अब आपको बताना है कि जो एवरेज इनकम है कंट्री की उसे हम क्या कहते हैं। हम जो है डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, रियल नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है, रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है ऐसी नेशनल इनकम जो कि कंप्यूट की जाती है किस प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो कांस्टेंट प्राइसेस पर कंप्यूट की गई नेशनल इनकम को हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, और वो एवरेज इनकम नहीं होती है। सीधा सीधा उससे हमें समझ में आ गया, ये हो गया हमारा रॉन्ग आंसर। सी क्या है आपका, इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या हो गया कि कितना जो है आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। अब इन्फ्लेशन रेट और इनकम, एवरेज इनकम का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो कि हमारे पास में लेफ्ट ओवर इनकम है, जैसे कि हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या वो एवरेज है, नहीं। फिर बचती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। ये होता है आपका किसका मतलब, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या करते हैं हम, नेशनल इनकम को हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि पर पर्सन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पर पर्सन जो है कितनी इनकम है, राइट। पर पर्सन, या हम बोलें कि एक एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम होगी। तो जब हम पर पर्सन निकालने लगे या किसी भी चीज को जो है एक एक उस पर निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम निकाल रहे हैं क्या, एवरेज, राइट। एवरेज का मतलब यही होता है पर यूनिट पर कितना हो रहा है। तो ये पर यूनिट, दैट मीन्स पर पर्सन की कितनी इनकम है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एवरेज। तो जब हम बोले एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, तो उसका मतलब क्या हो गया, हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी पर कैपिटा इनकम की। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को हो गई क्लियर कि एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री जो है वो पर कैपिटा इनकम कैसे कहलाई है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जीएनपी कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड। जीएनपी की जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इनमें से क्या है जो कि हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन देखो, रेंटल इनकम्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिविडेंड्स एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। अब सीधी सी बात ये समझनी है हमें कि ये जो भी होते हैं हमारे जीएनपी हो गया या जो हमारे वेरियस जो एग्रीगेट्स हैं, इन सब की जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कभी भी अपने जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम, आप उसे कुछ भी बोल लो, तो ये जो चीज है हम कभी भी इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स, यही चीज इंक्लूड की जाती है। तो दैट मीन्स यहां पर जो क्लियरली हमें दिख रहा है, दैट इज व्हाट, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। क्या आप इसे इंक्लूड करोगे, नहीं करोगे स्टूडेंट्स आपकी कैलकुलेशन में। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। दैट इज जब हम जीएनपी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक्सक्लूड करते हैं किसको, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स को। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गई ये चीज भी आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इनमें से क्या है जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। मिक्स्ड इनकम, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रॉयल्टी। अब इससे जो है ना आप सीधी सी एक चीज जो है क्या कर लो, आपकी ध्यान कर लो, दैट इज इसका जो फॉर्मूला होता है हमारी प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स की जो भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या हम उसमें आपके मिक्स्ड इनकम लेते हैं, नहीं लेते हैं। प्रॉफिट के फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स और जो हमारी लेफ्ट ओवर इनकम होती है, राइट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और ये सब कुछ जो है ये हम इंक्लूड करते हैं। तो हम जो है मिक्स्ड इनकम को कभी भी प्रॉफिट में नहीं लेते हैं, राइट। तो मिक्स्ड इनकम जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। दैट इज इट इज नॉट इंक्लूडेड या फिर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट,
ठीक, मिक्स्ड इनकम एक सेपरेट चीज हो गई, ऑलराइट। और ये जो है आपका प्रॉफिट वाली चीज, ये आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया, तो इसलिए मैंने उसमें रॉयल्टी भी नहीं लिया। अगर देखो आप मिक्स्ड इनकम और रॉयल्टी के बीच में कंपैरिजन करोगे तो मिक्स्ड इनकम जो है वो ज्यादा एक्सक्लूड हो रही है आपके प्रॉफिट के कैलकुलेशन में से, ठीक है। ऐसे जो है ना कभी कभी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या इसका करेक्ट आंसर लोगे। तो मिक्स्ड इनकम जो है वो प्रॉफिट से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम जो है बिल्कुल क्या बोलेंगे कि मिक्स्ड इनकम इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि हम बोल रहे हैं नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी डैश if purchase of raw material is 1200, exports are 600 and imports are 200। अब हमें बताना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्या होगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि या तो हम जो रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं उनमें हम और प्रोसेसिंग कर रहे हैं और गुड्स बना रहे हैं, या फिर उन किसी गुड्स को जो है हम परचेज कर उसे रीसेल पर्पस से जो है परचेज कर रहे हैं, ठीक है। हम कंज्यूम करने के पर्पस से नहीं खरीद रहे हैं, हम जो है उसे रीसेल करने के पर्पस से खरीद रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा गिवन है कि जो परचेज है किस चीज का, रॉ मटेरियल्स का। अब रॉ मटेरियल्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी परचेज हुई है कितनी, 1200 की। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हैं आपके 600 के, और जो इंपोर्ट्स हैं वो कितने के, आपके 200 के। अब ये जो 600 और 200 का आपका पूरा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसे हम नहीं बोल सकते हैं कि यह हमारा जो है आईसी है या नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है या नहीं है, ठीक। लेकिन हम बहुत ही क्लियरली बता सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कितने के हैं, 1200 के हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है ना। तो इसके लिए हम जो है अपना करेक्ट आंसर किसे बोलेंगे, योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ₹1200, ठीक। तो आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस ही चीज है, वो तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा। और जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अब इंपोर्ट आप फाइनल गुड्स भी तो कर सकते हो, और हो सकता है कि आपने कोई रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया, दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, तो हम क्या अज्यूम किए हैं, या ऐसे केसेस में आपको क्या अज्यूम करना है कि हाँ ये जो आपके इंपोर्टेड गुड्स हैं ये फाइनल कंजम्पशन के लिए ही इंपोर्ट किए गए होंगे, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ₹1200 जो है ये है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू, ठीक है। आई गेस कि ये चीज हो गई क्लियर आप लोगों को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, why are intermediate goods not included in the national income while measuring national income? Intermediate goods को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तब। तो इसके ऑप्शंस देखें और इसका रीजन देखते हैं कि क्या है। ऑप्शंस आपके पास में, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, it decreases income, intermediate goods are not good, and D is all of these। अब देखो सबसे पहले तो ये सी ऑप्शन को देखो, intermediate goods are not good। क्या ये चीज कहीं से कहीं तक कुछ भी लॉजिकल लग रहा है, नहीं लग रहा। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग। ऑप्शन डी इसी के साथ साथ में हो जाता है क्या, रॉन्ग, क्योंकि सी रॉन्ग हुआ है तो ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता है। अब बी है आपका, इट डिक्रीजेस इनकम। अब इनकम कहाँ से डिक्रीज कर रही है, जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स है वो, ये क्या कहीं से भी सेंस बना रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ये क्या है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना। तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करने का पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है ना। इसलिए हम सेपरेटली इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में, ये चीज हमें पता है। तो जब फाइनल गुड्स में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है और अगर हम उसे वापस इंक्लूड करेंगे तो इससे क्या होगा, एक वैल्यू दो बार हो जाएंगी रिपीट, है ना। तो इसलिए जो है हम नहीं इंक्लूड करते हैं अपने इंटरमीडिएट गुड्स को अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें, ठीक है, जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है उसमें। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए क्या होगा, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। डबल काउंटिंग होगा ये, या डबल अकाउंटिंग भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो वाई इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो उसका ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट, ठीक।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज नोन एज, जब हम नेशनल इनकम को जो है कंप्यूट करते हैं या उसकी जो है हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट मींस उसे कैलकुलेट कर रहे हैं किस प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइसेस पर, तो फिर इसका मतलब क्या होता है या इसका जो है हम इसे क्या कहते हैं, ठीक है, नोन एज पूछा मतलब कि हम इसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास में, मनी इनकम, रियल इनकम, करेंट इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो जब हम कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, तो उसका सीधा सीधा जो है सिनोनिम क्या बनता है, दैट इज रियल इनकम। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। मनी इनकम इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मनी इनकम का मतलब होता है जब आप जो हो, मतलब मनी इनकम उसमें नहीं आएगा, करेंट इनकम जो है वो भी नहीं आएगी और ना ही डोमेस्टिक इनकम आएगी, वो तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम अलग अलग हो गई। जब हम करेंट प्राइसेस पर जो है फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देंगे नेशनल इनकम एट योर करेंट प्राइसेस, या फिर हम उसे नॉमिनल इनकम की नेम से बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया आपका करेक्ट, योर रियल इनकम। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्या है समझते हैं। इफ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू मिलर फॉर ₹500, फार्मर ने जो है मिलर को किया व्हीट सेल किस रुपीज में, 500 में, एंड मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर फॉर ₹700 and baker sells bread to consumers for ₹1000, then total value added by miller and baker is, जो ये पूरी सिचुएशन दी है इसके अकॉर्डिंग जो मिलर और बेकर है इन दोनों ने कलेक्टिवली कितनी जो है टोटल वैल्यू ऐड की है। अब इस चीज को हमें बताना है कि वो इनमें से क्या हमारा ऑप्शन होगा। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा हम क्या करें, जो है एक मैं पूरा एक फ्लो चार्ट फॉर्म ऑफ में बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में हो जाएगी क्लैरिटी। क्या हुआ है, सबसे पहले फार्मर ने जो है सेल किया किसको, मिलर को, मिलर को किस प्राइस पर, 500 रुपीज पर, ठीक है। उसके बाद में ये जो मिलर है उसने उस व्हीट का फ्लोर बनाया और उसे जो है सेल किया एक बेकर को, कितने रुपीज में, 700 रुपीज में। फिर इस बेकर ने उस फ्लोर की क्या करी, ब्रेड बनाई और उसको जो है कंज्यूमर्स को सेल किया, कंज्यूमर्स को सेल किया है किस प्राइस पर, 1000 रुपीज पर, ठीक है। तो यहां से जो है ये हुआ। अब देखो हुआ क्या, मिलर ने इसको खरीदा था कितने में, 500 में, उसने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उसको 700 में बेचा, मतलब कि कितने की वैल्यू एडिशन की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, दैट मींस इसकी जो वैल्यू एडेड है स्टूडेंट्स वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 200 रुपीज की, राइट, 200 रुपीज की वैल्यू एडिशन हुई है। उसके बाद में ये मिलर की वैल्यू एडिशन हमें मिल गई, हमें बेकर की भी चाहिए। अब बेकर ने जो है ये 700 में खरीदा था और उसे 1000 में सेल किया, मतलब कि जो ब्रेड, जो बेकर है उसने ब्रेड बनाने के लिए, या जो हम बोले कि उस फ्लोर का जो ब्रेड बनाई है उसमें कितने की वैल्यू एडिशन की है, उसमें उसने वैल्यू एडिशन की है ₹300 की, राइट। ये चीज हमें समझ में आई कि जो मिलर है उसने 500 के सामान को 700 का बनाया और जो बेकर है उसने 700 के सामान को 1000 का सामान बनाया है, तो दैट मींस इतने की वैल्यू एडिशन की है। तो जो आपका मिलर और बेकर है उसने 200 और 300 रिस्पेक्टिवली जो वैल्यू एडिशन है वो की है। अब हमें बताना है कि टोटल वैल्यू एडेड कितनी है मिलर और बेकर की, दैट मींस कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 300 प्लस 200 कितना आ जाता है आपका, 500 आ जाता है। तो 500 रुपीज जो है ये होगी आपकी टोटल वैल्यू एडेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज 500, ठीक है। अब मुझे बी, सी और डी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम यहां से समझ गए कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, 500 जहां पर होगा वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आई गेस ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इफ एनडीपी एट एफसी इज ₹1500 एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू ₹500, देन एनएनपी एट एफसी विल बी। क्या बोला गया है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एनडीपी एट एफसी दिया है 1500 का और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है हमें 500 का। देखो हमें अगर स्टूडेंट्स एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पर जाना है, एनएनपी एट एफसी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं एनएफआईए को, दैट इज नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड को करते हैं इसमें हम प्लस, तो हमें मिलता है NNP@FC। लेकिन अब हमारे पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, हमारे पास में क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। तो अब ये जो फ्रॉम अब्रॉड नहीं है और टू अब्रॉड है, दैट मींस अपोजिट चीज है, तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे माइनस। अभी तक फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करने वाले थे, लेकिन अब जब ये टू अब्रॉड हम बोल रहे हैं तो हम इसे करेंगे माइनस। माइनस होगा ये 500, किस में से, 1500 में से हम 500 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 1000, और 1000 क्या आ गई, ये आ गई आपकी NNP@FC, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो दैट मींस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1000 रुपीज का। ठीक, आई गेस ये चीज भी क्लियर है। देखो इस वे से जो है ना आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, इससे थोड़े से और हाई लेवल के भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा हम बोले कि ज्यादा कैलकुलेशन वाले भी पूछे जा सकते हैं। तो वो चीजें जो है ना आप लोगों को, अगर आपके प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, जो ब्रोकर का कमीशन है किस चीज पर, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पर। देखो जो सेकेंड हैंड गुड्स को हम सेल या परचेज करते हैं उस वैल्यू को तो हम इंक्लूड नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में, लेकिन अगर इस पर कोई ब्रोकरेज है या कोई ब्रोकर ने कमीशन अर्न किया है तो उस चीज को हम जरूर इंक्लूड करते हैं। तो जो ये ब्रोकर का कमीशन है सेल और परचेज पर सेकेंड हैंड गुड्स का, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों हम उसे इंक्लूड करते हैं, आपका ऑप्शन ए है, इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है स्टूडेंट्स? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एंड जो आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये चीजें आती है आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। तो ये जो ब्रोकर्स कमीशन है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होगा क्या? नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होगा। फिर जो बी ऑप्शन है वो क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है क्या इससे, मतलब कि कोई भी काइंड ऑफ कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, सिंपल सी चीज नहीं हो रहा है ना, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, इट इज एन इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो ये ब्रोकर्स कमीशन है ये क्या है, ये है इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर की गई है, प्रोडक्टिव सर्विसेज जो है वो दी गई है किसी को, इसलिए उसने इनकम अर्न की। तो क्या ये कोई प्रोडक्टिव सर्विस थी? यस बिल्कुल ये प्रोडक्टिव सर्विस थी। वो चाहे सेकेंड हैंड गुड्स हो, लेकिन वो थे तो गुड्स या सर्विस, तो उसे एक जगह से खरीदना दूसरी जगह पे सेल करना, किसी के एक लिंक बनाना, ये ब्रोकर का काम है। तो ये जो है आपका जो हम बोलेंगे ब्रोकर्स कमीशन है, ये एक प्रोडक्टिव सर्विस है, राइट, और इस पर उसने क्या किया है, इनकम को अर्न की है। तो जब भी प्रोडक्टिव सर्विस में कोई भी इनकम अर्न की जा रही है तो वो जरूर इंक्लूड होगी आपकी कैलकुलेशन में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दीज हो गई नहीं बिकॉज सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ चुका है। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। इसमें से जो राइट वाली स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। आपकी स्टेटमेंट ए क्या है, national income is the monetary value of all final goods and services produced by residents of the country। जो national income है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है monetary value किस चीज की, all final goods and services की। ठीक है, जो सारे goods and services, जो final goods and services हैं जो कि residents produce कर रहे हैं कंट्री के, उनकी जो monetary value है वो कहलाती है national income। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। एनएनपी का मतलब यही होता है। NNP@FC हमें क्या बोलता है कि ऑल जो सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू आती है NNP@FC। दैट मींस आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो है आपको स्टेटमेंट 2 भी देखनी है क्योंकि पॉसिबिलिटीज होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाए, इसलिए स्टेटमेंट 2 को भी देखो। डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट नेट वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन है उसे हम ग्रॉस वैल्यू में से डिडक्ट करते हैं नेट वैल्यू पर पहुंचने के लिए। मतलब कि जब हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमें नेट मिलता है। क्या ये चीज सही है?
यस, ये बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन का यही एक पर्टिकुलर काम हम बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करते हैं ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू पर पहुंचने के लिए। तो हमारे पास में ए जो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो भी सही आई है और सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट वन है या हम बोले राइट वन है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। ठीक है, कि आपकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही जो है ये हो गई आपकी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई गेस कि ये चीज भी हो गई आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? अप्रैल 1 to March 31, January 1 to December 31, March 1 to April 30 and March 16 to March 15। अब इस चीज का जो आंसर है आई गेस आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा और ना ही मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। क्या होता है? अप्रैल 1 to March 31। ठीक है, 31 ऑफ मार्च को हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है एंड और 1 अप्रैल को जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो होता है स्टार्ट। तो आई गेस ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाओ इसी के साथ में। अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विथ राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, constant GNP at constant prices, rising GNP at current prices and none of these। अब देखो हम बोल रहे हैं ग्रोइंग कंट्री, तो अब ग्रोइंग कंट्री हम कब बताएंगे? जब आपकी कंट्री का GNP आ रहा है यहाँ पर, तो GNP ले लो कि जब आपकी कंट्री का GNP क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, जब जीएनपी हमें राइजिंग दिखेगा, हम जीडीपी बोलते हैं कि अच्छा जीडीपी देखो लास्ट ईयर इतना था, इस ईयर इतना हो गया, ये बढ़ा है, ये कम हुआ है। तो वैसे ही सेम जीडीपी की जगह पर हमने जीएनपी ले लिया। तो जब हम बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, एक ग्रोइंग कंट्री हमें शो करनी है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो जीएनपी है वो राइज होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट जीएनपी बोला गया, तो ये करेक्ट नहीं होगा। अब बात आती है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की, दोनों में क्या बोला गया है? राइजिंग जीएनपी। अब राइजिंग जीएनपी एक में बोला गया है कांस्टेंट प्राइस और एक में बोला गया है करंट प्राइस। तो अब आप कौन सा जीएनपी लोगे स्टूडेंट्स? कौन सा वाला राइजिंग जीएनपी आप लेने वाले हो? देखो करंट प्राइस पर जो जीएनपी बढ़ रहा है उसका मतलब है कि हो सकता है कि आपकी जो कंट्री वो ग्रो कर रही है, लेकिन उसके साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि करंट ईयर में जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो इंक्रीज हो गए हो। राइट, अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है तो आपको आपका जीएनपी राइजिंग दिख जाएगा। आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो रही हो, लेकिन आपकी जो जीएनपी है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। और यहाँ पर हमने करंट प्राइसेस लिया है तो करंट प्राइसेस का सीधा सीधा असर होता है उस पर। तो अगर इन्फ्लेशन की वजह से आपको जीएनपी राइज होता हुआ दिख रहा है तो क्या वो कहीं से कहीं तक हमें एक ग्रोइंग कंट्री का इंडिकेटर बन रहा है? वो नहीं बन रहा है। राइट, तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद में आपका ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस। अगर हमने कोई कांस्टेंट प्राइस दिया, जैसे कि मान लो मैंने जो है 2015-16 के जो प्राइसेस है उन्हें कांस्टेंट प्राइसेस माने, उसी पर जो है मैं 2019 का जो जीएनपी है वो कैलकुलेट कर रही हूँ, 2020 का जीएनपी कैलकुलेट कर रही हूँ, 2021 का कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर इन तीनों ईयर्स में मैं देखूंगी तो करेंट ईयर के प्राइसेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, करेंट ईयर के प्राइसेस जो है वो यहाँ पर कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। जो कांस्टेंट प्राइसेस है उनके बेसिस पर हो रहा है कैलकुलेशन। तो इसमें जो है हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर इसमें हमें दिख रहा है कि आपका जीएनपी राइज हो रहा है तो दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो कंट्री है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम करेंट प्राइस बोलते तो कोई भी एक बेस ईयर नहीं होता, एक बेस कंपैरिजन का ईयर नहीं होता। साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम होती कि हो सकता है कि ये जो प्राइसेस में इंक्रीमेंट देख रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ योर राइजिंग प्राइसेस, या हम बोले इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो आई गेस कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव व्हेन। अब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव कब होगा? देखो चेंज इन स्टॉक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हम बोल रहे हैं कि चेंज इन स्टॉक है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कब आएगा स्टूडेंट्स? मान लो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 200, ओपनिंग स्टॉक है 300, तो 200 माइनस 300 दैट मीन्स इसका आंसर आ गया -100। राइट, यही अगर मैं बोलूं कि क्लोजिंग स्टॉक है 300 और ओपनिंग स्टॉक है 200 तो इसका आंसर आएगा मेरा +100।
ठीक, तो नेगेटिव किस केस में आएगा, जब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम है, किससे, आपके ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, मतलब कि हम ये बोल दें क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक वाली अगर सिचुएशन है तो हमारा जो चेंज इन स्टॉक है वो आता है नेगेटिव। अब ऐसा कहां पर गिवन है, ऑप्शन ए बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो ये सही नहीं होगा, सीधा सीधा ये गलत है। क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक बोली जा रही है, तो यस बिल्कुल यही हमने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक किससे कम होनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक से। अगर हमें चेंज इन स्टॉक नेगेटिव चाहिए हो तो आपका जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। सी बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 0 और डी बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ एक एक की इंफॉर्मेशन दे दी, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक के साथ में ओपनिंग स्टॉक भी 0 हो जाए तो सब कुछ ही 0 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि और कुछ हो जाए, तो इसलिए हम सी और डी ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोलेंगे। हमारा जो ऑप्शन बी है ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक। ऑलराइट, आई गेस की ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसे हम जो है कंसिडर करते हैं जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, इनमें से कौन से मेथड में से। ऑप्शन है आपके पास में वैल्यू एडेड मेथड, बी है आपके पास में इनकम मेथड, सी है आपके पास में एक्सपेंडिचर मेथड एंड डी है एनी ऑफ द 3 मेथड्स। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स की इन सब से हमें जो भी एग्रीगेट मिलते हैं उसके बाद में हम उन एग्रीगेट्स में और एडजस्टमेंट करके किसी भी एग्रीगेट पर पहुंच सकते हैं। अब आपके पास में इनमें से जो भी एग्रीगेट मिला है उनमें सब में जब आप इंक्लूड करोगे NFIA, है ना, क्या मिलता है, देखो वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता है अपना GDP एट MP, फिर आपका जो इनकम मेथड है उससे हमें मिलता है हमारा NDP एट FC, उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड से फिर हमें अपना जो GDP एट MP है वो मिल गया, है ना। तो इस वजह से जो है हमें अपने एग्रीगेट्स मिले, इन सब में हमें NFIA ऐड करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे पास में एक नेशनल प्रोडक्ट वाली चीज आएगी, है ना। सब कुछ डोमेस्टिक में, सब में हम जो है NFIA इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स आपकी जो नेशनल इनकम है उसको आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, आपके पास में NFIA तो उसमें इंक्लूड होता ही होता है ना। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज एनी ऑफ द 3 मेथड्स। ठीक, इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेशनल प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस इज हायर देन नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। कौन से पीरियड में आपके जो नेशनल इनकम है करंट प्राइसेस पर वो ज्यादा होगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पर। ठीक है, मतलब कि मान लो हमने दोनों वे से जो है अपनी नेशनल इनकम को किया कैलकुलेट, करंट प्राइसेस पर भी किया और जो हमारे कांस्टेंट प्राइसेस है उन पर भी किया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि करंट प्राइसेस वाला ज्यादा होगा किससे, कांस्टेंट प्राइसेस से। ऐसा कब होगा, जब राइजिंग प्राइस है, जब फॉलिंग प्राइस है, जब कांस्टेंट प्राइस है, और डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी। अब मैं बोल रही हूँ कि करंट प्राइसेस पर जो आपने कैलकुलेट किया वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा कब होगा स्टूडेंट्स, जब प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि कांस्टेंट प्राइस के कंपैरिजन में करंट जो प्राइसेस हम ले रहे हैं उस पर जो है आपकी नेशनल इनकम ज्यादा आ रही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आपकी जो प्राइजेस हैं वो हो रहे हैं राइज। ठीक है, तभी तो आपके करेंट ईयर प्राइजेस पर ज्यादा आ रही है, प्राइजेस ज्यादा आ रही है नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर फॉलिंग प्राइस होता ना तो आपकी नेशनल इनकम भी आपको फॉल होते हुए दिखती, मतलब कि कांस्टेंट प्राइस से कम होते हुए दिखती। अगर कांस्टेंट प्राइसेस रहते ना, प्राइसेस अगर कांस्टेंट ही रहते तो जो आपके कांस्टेंट प्राइस पर आप नेशनल इनकम निकालोगे वही आपकी किस पर निकलती, करेंट प्राइसेस पर निकलती। लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी कि आपकी जो करेंट ईयर पर जो आपने फाइंड आउट किए वो ग्रेटर बन गई आपके कांस्टेंट ईयर से, तो वो आएगी जब प्राइसेस राइज हो रहे होंगे तब। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज राइजिंग प्राइसेस जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसमें बेसिकली जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या है रियल जीडीपी का फॉर्मूला, क्या है नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला, क्या है वो पता होना चाहिए। अगर एक का भी पता है तो दूसरे का आप अच्छे से बता ही सकते हो।
तो रियल जीडीपी को बोला जा रहा है प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। बी ऑप्शन बोल रहा है रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सी ऑप्शन बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और डी ऑप्शन बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं है, यहां पर सीधा सीधा जो है आप लोगों को आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको आपका फॉर्मूला पता है तो आप इसको बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हो। इफ अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसमें नहीं आंसर कर पाओगे और इसमें समझने वाली तो कोई चीज ही नहीं बची है। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल जीडीपी को हम फाइंड आउट करते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऐसा वाला कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है क्या? तो यस बिल्कुल लिखा है। कौन सा होगा स्टूडेंट्स ए बी सी डी में से? सो दैट वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, ये होता है। अब इसको अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, सॉरी रियल जीडीपी फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? उसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? अगर मुझे रियल जीडीपी फाइंड आउट करना हो, नॉमिनल जीडीपी गिवन हो तो अब देखो इसमें तो सीधा सा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ना। देखो रियल इज इक्वल्स टू क्या है? नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मान लो नॉमिनल गिवन है, रियल आपको करना है फाइंड आउट, तो कैसे करोगे? रियल मल्टीप्लाइड बाय, ये प्राइस इंडेक्स ऊपर चला जाएगा तो प्राइस इंडेक्स यहां पर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई में था वो यहां पर आ गया किसमें? डिवाइड में। तो रियल इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू नॉमिनल जो है, ये होगा आपका आंसर। क्या ये इन दोनों में से कोई भी आपको आंसर ऐसा वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो अब तो बिल्कुल ये हो गया कि आपके पास में ये भी नहीं कि नॉमिनल जीडीपी वाला कोई सा सही है क्या? नहीं है। आपको अगर इसका करेक्ट आंसर पता है तो आपने बता दिया कि आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है, और ये क्लियर तो तभी होगी जब आपको फॉर्मूले जो हैं वो याद होंगे, वो आपको पता होंगे तो, है ना। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मेजर एक्सपेंडिचर मेथड फोकसेस ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट। जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो फोकस करता है नेशनल इनकम के मेजरमेंट को। कहां पर? आपका ऑप्शन ए है फेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बी इज फेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सी इज फेज ऑफ इनकम डिस्पोजिशन, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। अब ये तीन फेजेस हमारे पास में है स्टूडेंट्स। जो फेज ए है दैट इज फेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या ये चीज हम एक्सपेंडिचर मेथड में लेते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में आप लेते क्या हो स्टूडेंट्स? एक्सपेंडिचर मेथड का सीधा सा मतलब है कि जितने एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि अब हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? कितना एक पर्सन या एक इकोनॉमी में कितने एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को हम कंपाइल कर कर जब बताते हैं तो वो होती है हमारी नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, अब जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग जब प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, अपना लेना, ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तब हम लोग एक्सपेंस इनकर करते हैं क्या? हम लोग हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, फर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तब नहीं एक्सपेंस इनकर करते ना, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। बी फेज कौन सा है? फेज 2 कौन सा होता है हमारा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि अब मान लो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वी आर दी हाउस होल्ड्स, तो जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो हमारे लिए इनकम हमें मिली है ना। तो दैट मीन्स जब इनकम मिलती है तो उसे हम कौन से वाले मेथड में यूज करते हैं या कौन से मेथड में हम लोग लेते हैं? दैट इज आवर इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लेते हैं कि जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कहां से कितनी कितनी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है, राइट। तो वो इनकम हमें मिलती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में क्या हो रहा है? इनकम मिल रही है, तो यहां पर ये इनकम मेथड में हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर ऑप्शन सी है आपका फेज ऑफ इनकम डिस्पोजिशन। इनकम डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इनकम को डिस्पोज ऑफ कर देना, मतलब कि इनकम को जो है अब हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। जो इनकम मैंने अर्न की इस फेज में, मुझे जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फेज था उसमें मुझे इनकम मिली, अब मैं उस इनकम को डिस्पोज कर रही हूँ, मतलब कि मैं उसे जो हूँ स्पेंड कर
कर रही हूं, तो जब मैं उसे स्पेंड कर रही हूं स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका इनकम डिस्पोजिशन, मतलब कि एक्सपेंसेस इनकर करने वाला फेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फेज ऑफ इनकम डिस्पोजिशन। ठीक, आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ राइज इन रियल नेशनल इनकम वेलफेयर ऑफ द पीपल राइजेस फॉल्स रिमेन अनचेंज्ड एंड नन ऑफ द अबव। जब नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम राइज हो रही है तो वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल नेशनल इनकम मतलब कि ऐसी नेशनल इनकम जो कि कांस्टेंट प्राइसेस पर की जाती है कैलकुलेट। तो जब कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करने वाली इनकम आपकी बढ़ने लगती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो वेलफेयर है लोगों का वो भी राइज हो रहा है। तो आपका ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय। जो ये प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की, उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्शंस देख लो। काउंटिंग ओनली वैल्यू एडेड, सिर्फ वैल्यू जितनी ऐड हो रही है उसको काउंट कर लो कि अच्छा, जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखा था कि वीट जो है वो सेल किया गया किसको, मिलर को, उसने उसमें फ्लोर बनाया तो उसने 500 को 700 बनाया, तो हम सिर्फ 200 ले रहे हैं। उसके बाद में आगे कितना ऐड हुआ, वैल्यू एडेड सिर्फ उतना ले रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ वैल्यू एडेड जितनी है वो लें तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन क्या है, काउंटिंग ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, सिर्फ जो फाइनल आउटपुट है, जैसे कि उसी एग्जांपल में ले लो जो फाइनल आउटपुट था दैट वाज ब्रेड, वो सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रेड की वैल्यू ले ली 1000 रुपीज, तो क्या वो चीज हम लेकर कर ले, बाकी की जितनी भी वैल्यू हो, वीट की वैल्यू, फिर वो उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया मिलर ने, फिर बेकर ने, उन सबको ना इंक्लूड करें, सिर्फ और सिर्फ जो 1000 रुपीज जो कि एक कंज्यूमर खरीद रहा है वो हम ले लें, तो क्या वो चीज हो सकती है, उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो अवॉइड की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बोल रहा है नॉट काउंटिंग वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू को काउंट ही मत करो, क्या ये चीज सही है, यस ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब आपको, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। कौन सी इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर होगी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। देखो डोमेस्टिक इनकम दैट इज NDP-8FC और नेशनल इनकम दैट इज NNP-8FC, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA जो कि होती है हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अब अगर NFIA स्टूडेंट्स जीरो हो जाए या हम बोले कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ हो ही नहीं रही है, तो हमारा जो ये दोनों चीजें ये दोनों हो जाए इक्वल। अब ये सिचुएशन कब आएगी, अब देखो एक क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो गई कि सिर्फ ये इकोनॉमी, इसमें जो है हमें बाहर वाली वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। जब बाहर वाली वर्ल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सपोर्ट कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ऐसे वाले केसेस जनरेट ही नहीं होंगे, राइट। जब ये चीज नहीं होगी स्टूडेंट्स तो आपकी जो NDP-8FC और NNP-8FC ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में प्रॉपर आपकी इंपोर्ट प्रॉपर एक्सपोर्ट दोनों चीजें होगी, तो आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी और भी जो चीजें हैं वो की जाएंगी, मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशन होगा तो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड होगी। तो ओपन इकोनॉमी में जो है आपकी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे जब हमारी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो, ठीक है। दैट मीन्स हमें अपार्ट फ्रॉम आवर कंट्री दूसरी किसी भी कंट्री से कोई भी मतलब नहीं है, अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है तो फिर हमारी जो है NDP-8FC और NNP-8FC हो जाती है एक दूसरे के इक्वल, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ NNP एट प्रोडक्शन पॉइंट इज कॉल्ड, जो वैल्यू ऑफ NNP है प्रोडक्शन पॉइंट पर उसे हम क्या बोलते हैं। एक इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कुछ देखा था
कि एनएनपी आपके कंज्यूमर पॉइंट पर, तो उसमें हमने क्या बोला था, वो होता है मार्केट प्राइस वाला, राइट। तो जब मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन पॉइंट, तो प्रोडक्शन पॉइंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन पॉइंट में आ जाएगी आपकी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है फैक्टर कॉस्ट आएगा। अब प्रोडक्शन पॉइंट पर एनएनपी की बात कर रही है तो हम क्या लेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेंगे। ये दोनों जीएनपी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्शन पॉइंट पर बात कर रहे हैं किसी भी एक एग्रीगेट की, तो दैट इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइसेस वी डैश इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डैश सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अगर मान लो नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पर गिवन है, दैट इज सिंपल सी बात लो कि ये मार्केट प्राइस पर गिवन है और हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, एनएनपी एट एफसी होता है। दैट मींस ये एनएनपी एट एमपी गिवन है और हमें जो है एनएनपी एट एफसी में करना है उसे कन्वर्ट। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। देखो सीधा सा एग्जाम इसका सोल्यूशन है, एमपी में से हम माइनस करते हैं एनआईटी को, तो हमें मिलता है क्या, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ऑलराइट, ये चीज होती है। अब अगर मैं इसे लिखूं तो इसमें अगर मैं इस एनआईटी की जगह पर ये लिखना चाहूं तो मैंने मान लो ब्रैकेट में ये लिख दिया। अब मैं इसको डिकोड कर दूं, मतलब कि इसके ब्रैकेट जो है वो अगर ओपन कर दूं तो क्या होगा, एमपी, उसमें से हम माइनस करेंगे किस चीज को, माइनस करना है आपको, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, माइनस करना है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस, तो आपको इसको प्लस करना है किसको, सब्सिडीज को, तो आपको जाकर क्या मिल जाएगा, आपका फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब कि हमें बोला गया इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस वी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आना चाहिए हमारा सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऐड, तो यहां पर हम लिखेंगे एंड ऐड सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अब आपका जो आप ऑप्शन देखोगे वो इसी वे में होना चाहिए, पहले सब्ट्रैक्ट लिखना है फिर ऐड लिखना है। यहां पर है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये सही नहीं होगा। अगर हम ये ले रहे हैं तो मतलब कि ऐड आप इस फर्स्ट वाले जो ब्लैंक है उसमें आप फिल करोगे और सब्ट्रैक्ट को आप सेकंड ब्लैंक में फिल करोगे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये आपका सही नहीं है। ऐड एंड डिवाइड कहीं से कहीं तक नहीं होगा, डिवाइड हम करते ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, तो क्या हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो देखो वही मैंने लिखा, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऐड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करने वाले, और यहाँ पर फिर से डिवाइड आ गया तो वो चीज नहीं है सही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया योर ऑप्शन सी। ठीक, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अब एक आया हमारे पास में न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपी एट एमपी, हमें कंप्यूट करना है क्या, जीएनपी एट एमपी। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एफसी गिवन है। देखो सबसे पहले क्या करो, जीडीपी एट एफसी यहां पर लिख लो। जीडीपी एट एफसी से आपको कहां पर जाना है, आपको जाना है आपका जीएनपी एट एमपी पर। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अपना NFIA। ऑलराइट, फर्स्ट वाले तो दोनों ग्रॉस ग्रॉस पर है इसलिए कुछ नहीं होगा, ये डी को हमने एन में कन्वर्ट कर दिया उसमें ऐड करके। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और वहां पर क्या है, मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें मिलता है अपना मार्केट प्राइस। तो जब हम जीडीपी एट एफसी प्लस NFIA प्लस NIT करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना GNP एट MP। ऑलराइट, अब देख लें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो जीडीपी एट एफसी हमारे पास में है कितना, 3000 का। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 200 का। अब एक चीज समझना, ये क्या गिवन है, टू अब्रॉड, और हमें ऐड क्या करना है, फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। अब फ्रॉम के अपोजिट दिया है तो सीधा सीधा ये जो साइन है इसको भी अपोजिट कर दो। अब माइनस करो स्टूडेंट्स कितना, अब माइनस करो आप 200। ठीक है, और फिर इसमें ऐड करना है आपको क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपके पास में गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स 420 के और सब्सिडीज गिवन है 240 की। तो अब आप इसमें ऐड करो इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 420 माइनस 240। ठीक है, तो इससे आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाएगा। तो अब 3000 माइनस 200 आ गया हमारा 2800। इसमें हम क्या ऐड करेंगे,
420 माइनस 240। इस चीज को सॉल्व कर दो, देखो ये 0 एज इट इज आ गया, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा आपका 1, इसमें ऐड कर दो, सो दैट वुड बी 2980 रुपीज। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आ जाएगी आपके GNP@MP की। क्या ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है? कौन से ऑप्शन में गिवन है उस ऑप्शन को चूज कर दो, सो दैट इज योर ऑप्शन बी 2980। ठीक है, सॉल्व कर दिया हमने। कैसे सॉल्व किया है गेस आप लोगों को क्लियर है? एकदम सिंपल सी हमारा क्वेश्चन था, अगर प्रैक्टिकल्स करें तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको बन ही गया होगा। ठीक है, तो अब जो मैं इसको कर देती हूँ रब, आई गेस आप लोगों को भी हो गया ये क्लियर। अब इसी के साथ में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में एक मैच द करेक्ट पेयर वाला। तो क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम्स 1 and 2। हमें जो है करेक्ट पेयर ऑफ आइटम जो है वो बताना है। ठीक है, 2 कॉलम है और इसमें जो आपके ऑप्शन है ना वो एज इट इज होंगे। A1, जैसे कि देखो ये ऑप्शन देख लो, A1, B2, C3 एंड D4। तो अब जो भी करेक्ट वाला आइटम है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले A देखते हैं। A में क्या लिखा है? इंटरमीडिएट गुड्स, और इसके पास में जो इसके सामने एक और लिखा है वो क्या है? शर्ट्स परचेज बाय फर्म X फ्रॉम फर्म Y फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो शर्ट्स परचेज किए गए हैं फर्म X ने, किससे परचेज किए? फर्म Y से, फाइनल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये हुआ क्या आपका? फाइनल कंजम्पशन के लिए अगर किए तो क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं? नहीं, फाइनल कंजम्पशन के लिए तो फाइनल गुड्स होते हैं। तो दैट मींस A और 1 जो है ये करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। बी क्या है आपका? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के सामने क्या लिखा है? हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ फाइनल प्रोडक्शन। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो क्या फाइनल प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो हमारी पूरी बाउंड्री होती है इसके बाहर आ जाते हैं हमारे फाइनल गुड्स। तो यस, बिल्कुल आ जाते हैं। तो आपका जो B2 है वो आपका करेक्टली मैच्ड पेयर आपको मिल रहा है। फिर आपका जो C वाला है वो क्या लिखा है? सब कुछ देख लो, ऐसा नहीं कि B2 सही मिल गया तो आपने उसको छोड़ दिया। पहले C और D भी चेक कर लो और कंफर्म कर लो कि अच्छा ये दोनों भी गलत ही हैं, तो आपके पास में और क्लैरिटी हो जाती है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, अब सी क्या है आपका? हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हायर वेलफेयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। क्या ये चीज कहीं से कहीं तक आपको लिंक लग रही है? देखो, हायर प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल गुड्स का, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा। इस चीज को हम प्रॉपरली ऐसे तो नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर डी है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इससे आपको मिल रहा है नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, तो वो तो होता एडिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम बोलते तो वो आता, राइट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इसका जो है आपको कहीं से भी सही पेयर नहीं है ये, तो इसलिए आपका हम बोलेंगे डी और 4 भी करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी एंड 2 इज द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो होगा यार ऑप्शन बी, दैट इज B2। ठीक, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आई गेस ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से हमारे पास में जो है ये करेक्ट पेयर जो है, करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स जो है वो करना है हमें आइडेंटिफाई। अब देखो क्या गिवन है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। क्या ये चीज सही है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो एक गुड मेजर है वेलफेयर ऑफ पीपल का? यस, अगर हम कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो हम जो है वेलफेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बी है आपका ट्रांसफर इनकम और इसके सामने क्या लिखा है? अर्नड इनकम। तो क्या ट्रांसफर इनकम अर्नड इनकम होती है? नो, ट्रांसफर इनकम इज एन अनअर्न्ड इनकम, राइट। ट्रांसफर इनकम अर्नड इनकम नहीं होती है, वो एक अनअर्न्ड इनकम होती है। आप उसको कमाने के लिए जो है कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते हो, तो ये वाला आपका जो पेयर है ये गलत है। सी है आपका क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। फॉरेन वेसल्स के क्रू मेंबर्स जो है वो फॉरेनर्स ही होंगे, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। अगर वहां पर कुछ ऐसा होता है कि आपके रेसिडेंट है जो कर रहे हैं तो फिर हम वो बात अलग बोलते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे।
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। क्या ये चीज सही है? नहीं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से कोई पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ी ना हो रहा है, उससे तो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होना चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसलिए ये वाली जो चीज है ये होती है हमारी गलत। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, या करेक्ट पेयर हम किसे बोलेंगे, A1। ऑलराइट, आई गेस कि ये क्लियर है आप लोगों को कि A1 जो है वो हमारा करेक्ट पेयर कैसे हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन ए, दैट इज A1। ऑलराइट, फिर इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास में ये गिवन है कि क्वेश्चन 46 to 48 जो है वो इस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंडेंट है। अब क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू 2015 to 2016, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक डेटा गिवन है जो कि 2015-16 का डेटा है और हमें जो है आंसर करने हैं क्वेश्चंस को जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या चीजें गिवन है स्टूडेंट्स, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है 95,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 14,000, एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है 1,04,42, एनएनपी एट एमपी गिवन है आपका 1 लाख एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है 1,07,000। अब आगे क्या है हमारे पास में क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। जो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस है उसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस का मतलब क्या होता है, दैट इज डेप्रीसिएशन, राइट। अब हमें करना है डेप्रीसिएशन को फाइंड आउट। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे उस चीज को समझते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है और एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है। अब जो डेप्रीसिएशन होता है उसे हम निकालते कैसे हैं, ग्रॉस माइनस नेट करके, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं स्टूडेंट्स तो ये है आपका जीएनपी एट एमपी और ये आपका एनएनपी एट एमपी। इन दोनों के बीच में ये एन सिमिलर है, ये मार्केट प्राइस सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये ग्रॉस और ये नेट का। तो अगर मैं ग्रॉस में से नेट माइनस कर दूं तो मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये जो है आपको 1,07,000 माइनस क्या कर देना है, 1 लाख कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा, राइट। सो 1,07,000 माइनस आपने किया 1 लाख, तो आपके पास में आंसर कितना आया 7,000। दैट इज योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आई गेस कि अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। हम चले सब्सिडीज की वैल्यू देख लेते हैं सबसे पहले कि सब्सिडीज की वैल्यू क्या होगी। अब सब्सिडीज को हम कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस एफसी करके, राइट। मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है एक पार्ट होता है हमारी क्या, सब्सिडीज। तो देखो सबसे पहले हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में फाइंड आउट कर लूंगी, इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों की कैलकुलेशंस है, इन दोनों की हेल्प से मैं सब्सिडीज निकाल लूंगी। तो सबसे पहले मुझे एनआईटी निकालना है। अब इसके लिए चलो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास में है। देखो ये है आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और यहां पर मैं देखूं तो ये है हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें देखो ये जी दोनों में कॉमन है, दैट इज ग्रॉस पर है, ये नेट सॉरी ये नेशनल और नेशनल कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, दोनों ये सेम है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है यहाँ पर डिफरेंस। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है यहां से करेंगे आपका 1,07,000 माइनस 95,000, राइट। ये चीज हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब जो है इन दोनों को माइनस कर दो, 1,07,000 माइनस 95,000, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12,000, राइट। 12,000 क्या बन गई आपकी एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें मिल गया है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। ये फॉर्मूला होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके आ गए 12,000, इसमें से इस इनडायरेक्ट टैक्स को मैं इधर ले आऊं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर,
तो वो उधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 14,000 दिया है, तो ये मैंने किया माइनस 14,000 इज इक्वल्स टू क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास में बचा है माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये माइनस के साइन को एज इट इज आपको लेना है, माइनस के साइन को इग्नोर मत करना, वो हमने लिखा माइनस सब्सिडीज। अब 12,000 माइनस 14,000 क्या बनता है, ये बनता है आपका माइनस 2,000। माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, माइनस सब्सिडीज आ रहा है। ये माइनस का साइन और माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो अब हमारे पास में बचा है 2,000। 2,000 इज इक्वल्स टू क्या आ गई आपकी, 2,000 इज इक्वल्स टू आपकी बनी है सब्सिडीज। ठीक है, तो आई गेस की जो कैलकुलेशन है आपको क्लियर है कैसे किया हमने। एमपी माइनस एफसी करना था, दो चीजें हमारे पास में थी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एमपी और एफसी का डिफरेंस था, तो उसकी हेल्प से हमने अपनी एनआईटी कर ली फाइंड आउट। एनआईटी के बाद में अपने एनआईटी का फॉर्मूला लिखा और जो अपनी सब्सिडीज है उसे कर लिया फाइंड आउट। तो दैट इज ये क्या बना, ये बना आपका 2,000 इज इक्वल्स टू सब्सिडीज की वैल्यू आई है, तो आपका जो ऑप्शन बी है ये हुआ आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में क्या गिवन है वो देखते हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हाउ विल यू फाइंड आउट NFIA। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जो है NFIA को कैसे करेंगे फाइंड आउट। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम उसे देख आते हैं और उसमें देख लेते हैं कि NFIA अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालना है। NFIA को हम कैसे निकालते हैं, नेशनल माइनस डोमेस्टिक करके। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में एक ही चीज गिवन है डोमेस्टिक के टर्म्स में, क्या है ये NDP एट मार्केट प्राइस है। और अगर मैं इसमें से मतलब कि इसको जो है नेशनल में से माइनस कर दूं तो NFIA मुझे मिल जाएगा। तो देखो NNP एट MP और NDP एट MP है, यहाँ पर ये N और N सिमिलर है, ये मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस सिमिलर है, तो जस्ट मैं इसको नेशनल माइनस डोमेस्टिक करूं तो NFIA मिल जाएगा। सो NNP एट MP माइनस NDP एट MP अगर हम करेंगे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के गिवन अकॉर्डिंग तो हमारा जो NFIA वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसका जो आंसर है वो हमने लिखा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। NNP एट MP माइनस NDP एट MP करने पर हमें मिल गई अपनी NFIA। ठीक है, वहीं अगर मैं ये वाला ऑप्शन देखूं तो ये क्या है, GNP एट MP माइनस NNP एट MP, तो इसमें से तो हमें क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा ना। ये नेट है ये ग्रॉस है, तो इससे तो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपका सी है GNP एट MP माइनस NDP एट MP माइनस NNP एट MP माइनस NDP एट MP। ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा गया है, बाकी इसका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद में डी ऑप्शन है आपका GNP एट MP माइनस GNP एट FC, तो उससे हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलने वाली है, राइट। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और ये जो इस काइंड के क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो गए कि आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है और उस पर जो है बेस्ड आपके 2-3 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी जो है आपको सॉल्व करते आना चाहिए। आई गेस स्टूडेंट्स की ये जो हमने सारे MCQs किए हैं अपने इस चैप्टर के नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, ये हो गए हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर, और आपका ये जो चैप्टर है वो प्रॉपरली हो गया है आपको क्लियर कि आपको जो है कैसे एक एक चीज को करनी है सॉल्व। नाउ विद दिस हम लोग एंड करते हैं अपने इस लेक्चर को, और इसे एंड करते करते एक और जो चीज हमें सीखनी है एकदम सिंपल सी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आपको वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। अब इसे आपको स्क्रॉल करना है स्टूडेंट्स, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके अंदर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस होंगे, आपको जो भी पढ़ना है आपको उस पर करना है क्लिक। जैसे कि मान लो आप टर्म जो एग्जाम्स आने वाले हैं और टर्म 2 के प्रिपरेशन हमें करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास में है टर्म 2 एग्जाम 2021-22 का एक जो है ऑप्शन या एक सेक्शन बना हुआ, उस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर क्लिक करने से आपके सामने कुछ ये ओपन हुआ। अब MCQ सीरीज आपको चाहिए क्या, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाहिए, इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, तो ये हमें दिख रहा है क्लास 12th MCQ सीरीज। इस पर इस वॉच नाउ पर कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर जो आपको वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं वो असाइंड है, जैसे कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, फिर ये आता है हमारा क्या, इकोनॉमिक्स। तो इस इकोनॉमिक्स पर आपको क्लिक कर देना है। इकोनॉमिक्स पर क्लिक करने से इसके अंदर के जो वीडियोज हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो होगा
होगा स्टूडेंट्स वो प्ले हो जाएगा। इफ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर दें, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल करें, कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।